हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा EQ। ये वीडियो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बहुत से अभ्यर्थियों की एज लिमिट क्रॉस हो जाती है, 30+ हो जाती है, तो वो आगे और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह कर सकते हैं और किन किन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है और अपनी स्टेट के कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बड़ी ही सरलता से बताया गया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सक्सेस जो है वो एक बहुत ही वेरिएबल टर्म है। हर पर्सन के लिए, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है कि सक्सेस उसके लिए क्या है। जैसे किसी एक पर्सन के लिए सक्सेस होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब में अगर वो क्लर्क भी बन जाता है तो वो खुद को सक्सेसफुल मानेगा। वहीं दूसरी ओर दूसरा पर्सन कहेगा कि नहीं, मैं तो जब तक ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो हम करना चाहते हैं, जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम में ही ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम एग्ज़ाम ठीक से कर नहीं पाते, एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्ज़ाम टाइम में नर्वस हो जाना, एग्ज़ाम टाइम में कुछ ना कुछ ऐसी बीमार हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कुछ और कारण हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए, जल्दी शादी हो जाना जिसकी वजह से उतना फोकस नहीं कर पाते, या उतना सीरियस नहीं हो पाना, या फिर फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होना कि हमें भाई उस पर्टिकुलर टाइम में कोई ना कोई जॉब तो चाहिए। तो इसलिए जल्दी जॉब लेने के चक्कर में हम लोग अपनी ड्रीम पोस्ट जो है वो सिक्योर नहीं कर पाते, या फिर वर्तमान में हम किसी सरकारी नौकरी में हैं लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर उसकी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम एक सरकारी से दूसरी सरकारी नौकरी में स्विच करना चाह रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करना चाह रहे हैं, या फिर हम वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और हम सरकारी नौकरी की तरफ हमारा रुझान है, तो हम उस तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे सैलरी से सेटिस्फाइड ना होना, हमारी सैलरी कम हो और हम अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे ग्रेड पे के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। तो उस सब के लिए जो है ये वीडियो है। अधिकतम ऐसा होता है कि ऐसा करते करते हमारी एज जो है वो 30 हो जाती है। तो एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि भाई भारत में जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए तो मेनली 30 एज ग्रुप है। तो हाँ, ये बात सही है कि 30 मैक्सिमम एज जो है वो मैक्सिमम सरकारी नौकरियों के लिए है। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं या बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिनकी वजह से आप अपनी ड्रीम जॉब, एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त आज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं तरीकों की और उस तरह के जॉब्स की बात करने वाले हैं। तो ये सभी जो विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प है हम लोगों के पास एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, अब ये क्या चीज़ है? देखिए, हमें ये पता है कि भारत सरकार एक कुछ वर्ग के लोगों को जो है सरकारी एग्ज़ाम्स में चयन के लिए एज में रिलैक्सेशन का प्रावधान है। एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है। वेदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एससी, एसटी या ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको 3 या 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप एक डाइवोर्सी वुमन हैं, या फिर आप हमारे दिव्यांगजन भाइयों में से एक हैं, तो भी आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग जो आज इस पर फोकस करने वाले, जो हम लोगों का फोकस पॉइंट है, वो ये है कि जिन लोगों को 3 साल लगातार सरकारी नौकरी में हो चुके हैं, उनके पास भी ये प्रावधान है कि उनको 5 साल तक का, या फिर जब तक वो 40 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक का एज रिलैक्सेशन का प्रावधान उनके पास रहता है। लेकिन
ये जो एज रिलैक्सेशन है ये सिर्फ ग्रुप सी की नौकरियों के लिए है। ग्रुप डी की नौकरी के ग्रुप बी की नौकरी के लिए ये प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप किसी अच्छे विभाग में ग्रुप सी में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी भर्तियां निकलती हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, जिनमें ये चीज़ होता है कि अगर आप 3 साल लगातार काम कर रहे हैं किसी सरकारी विभाग में तो आपको 5 साल का या फिर 40 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आगे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, जैसे इस स्लाइड में बताया गया है उन सभी विभागों के बारे में या उन सभी नोटिफिकेशंस के बारे में जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ये है कि ग्रुप बी के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। ये जो अप्लाई होगा सिर्फ ग्रुप सी के लिए अप्लाई होगा या ग्रुप डी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे एक विभाग है आपका, एक एजेंसी हो गया एसएससी। तो एसएससी हर साल नोटिफिकेशन निकालता है और एसएससी सीजीएल में और एसएससी सीएचएसएल में दोनों में ही ग्रुप सी की नौकरियां जो हैं निकलती हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके 3 साल हो चुके हैं तो आपको डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन मिलेगा और आप इनमें से किसी भी विभाग में ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीएल में हम लोग जानते हैं कि ग्रुप सी के अंदर 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की भी नौकरियां आती हैं। तो वर्तमान में अगर आप 2400 ग्रेड पे में हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं तो 2800 ग्रेड पे में जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आपके पास एक मौका है कि आप इस कट ऑफ को क्लियर करके 2800 ग्रेड पे में जा सकते हैं। या फिर यदि आप अपने वर्तमान विभाग से खुश नहीं हैं और आप दूसरे विभाग में अपने पसंदीदा विभाग में जाना चाहते हैं तो भी आप इसको डेफिनेटली भर सकते हैं। और ये एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये वैकेंसी हर साल निकलनी ही निकलनी है। इसी तरह से अभी रिसेंटली एम्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें असिस्टेंट और डबल ए दोनों के लिए है वो, और दोनों में ही एज रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है कि जो भी सरकारी नौकरियों में, कुछ में तो ये है कि वो एम्स के ही कर्मचारी होने चाहिए, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन कुछ पोस्ट्स में ऐसा भी है कि यदि वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं और 3 साल हो चुके हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एएसओ इन एनवीएस। बहुत ही बढ़िया नौकरी है नवोदय विद्यालय संगठन की। तो इसमें ये नॉन टीचिंग जॉब्स में निकलती है एएसओ की वैकेंसी। तो इसी तरह से इसमें भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। डीडीए एएसओ, डीडीए की आप सभी को पता है भाई, बहुत अच्छी नौकरी होती है डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें भी एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है। तो आप ये देखिए कि बहुत सी ऐसी नहीं है कि ग्रुप सी ही की ही हो, इनकी ग्रेड पे जो है अगर आप देखेंगे तो इनकी ग्रेड पे कम ग्रेड पे नहीं है, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरियां हैं। ठीक है, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरियां हैं। तो अगर आप अभी वर्तमान में कम ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं तो आप अच्छी ग्रेड पे की नौकरियों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 30 एज ग्रुप क्रॉस कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अभी भी। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी और थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो उस ग्रुप की बात थी, उन इंडिविजुअल्स की बात थी जो पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, या तो ग्रुप सी की पोस्ट पर या फिर ग्रुप डी की पोस्ट पर। लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी तक सरकारी नौकरी प्राप्त जिन्होंने नहीं करी है और वो 30 वर्ष की आयु के हो चुके हैं या 30 को भी पार कर चुके हैं, तो वो लोग, उन लोगों को किन सरकारी नौकरियों की तरफ देखना चाहिए या कौन सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो विदाउट एज रिलैक्सेशन भी उनमें जो एज लिमिट है वो 30 से ज़्यादा है। तो आगे आने वाली स्लाइड में हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप नॉन वर्किंग इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए क्या क्या विकल्प जो हैं खुले हुए हैं।
और आप 30 प्लस के हो चुके हैं, मेनली ये 30 प्लस के लिए है। तो देखिए अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। उसके साथ ही और भी पोस्ट्स थी, उनमें से एक थी DU सीनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए तो देखिए ऐसा था, उसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए थी। तो अगर मास्टर्स डिग्री है तो आप वो भी भर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है 55% के साथ तो आप DU असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही भर सकते हैं। लेकिन अगर आप और उसकी एज लिमिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, 40 ईयर्स तक के आप होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, बैचलर्स है, तो आप सीनियर असिस्टेंट का भर सकते हैं। तो उसमें एज लिमिट जो मांगी थी वो 35 मांगी थी। तो एक विकल्प देखिए ये हो गया। देन एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी। अब आप ये देखिए यूपीएससी जो है इसी के लिए एज लिमिट 32 रखी गई है। तो आप आईएएस के लिए भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए आप अगर 30 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और आप टारगेट कर सकते हैं। देन यूपीएससी एक और वैकेंसी हर 1 साल या 2 साल में निकालता है, वो है ईपीएफओ या एपीएफसी की वैकेंसी। और इसके लिए एज लिमिट देखिए 35 ईयर्स है, तो इसके लिए भी एज लिमिट काफ़ी रखी गई है। 30 प्लस के आप हैं अगर तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। देन एसएससी सीजीएल का हमने ये तो देखा था कि आप ग्रुप सी की पोस्ट्स के लिए 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बट व्हाट अबाउट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, तो उसके लिए ये विकल्प है जेएसओ का, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए एज लिमिट 32 ईयर्स है। अगर आप 32 तक के नहीं हुए हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट है, ये एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो आप इसके लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। देन मैंने एएसओ इन एनवीएस आपको बताया था, एएसओ इन एनवीएस कि इसके लिए मैंने ये बताया था कि एज लिमिट अच्छी खासी रहती है, एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग भी हैं तो भी इसके लिए एज लिमिट 33 है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिडबी बहुत ही अच्छा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक जो है नौकरी रहती है इसकी। तो इसके लिए भी ग्रुप बी के लिए इसके लिए ये लोग 30 से ऊपर मांगते हैं। देन रेलवेज में हम लोग आ जाते हैं। रेलवेज में आप देखिए लगभग अब तो रेलवे का ये आ गया था कि हर साल नोटिफिकेशन निकालेगा, हर साल वैकेंसीज निकालेगा, हर साल एग्जाम होगा। तो उसमें भी आप ये देखिए रेलवेज अपने लिए चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट लेवल वाला, तो इन सब के लिए उसकी एज लिमिट रहती है 33। तो आप रेलवेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कितने सारे आपके पास विकल्प जो हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। सीएसआईआर का अभी नोटिफिकेशन निकला था 1 साल पहले शायद, उसमें भी एज लिमिट देखिए एएसओ की 33 दी हुई थी। देन टीचिंग का मैंने देखिए छोड़ दिया था। टीचिंग का देखिए टीजीटी या पीजीटी टीचिंग जो है, इसके लिए भी इसमें सब्जेक्ट्स का थोड़ा रहता है कि सब्जेक्ट्स का चयन होना चाहिए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा बनना चाहिए। बट स्टिल इसमें जो एज लिमिट रहती है वो भी आपकी 35 टू 40 ईयर्स तक की रहती है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव रीच्ड 30 ईयर्स कि आप जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मैंने आपको अभी अभी दिखा दिया कि कितने। अभी तक तो देखिए हमने करी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत से रिक्रूटमेंट्स हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिन पर आप फोकस करके जॉब डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हैं, अच्छी प्रतिष्ठित जॉब सिक्योर कर सकते हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस के कमीशंस हैं, जितने भी जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, उन पर तो आप डेफिनेटली फोकस कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार पीसीएस ये हर साल नोटिफिकेशन निकाल रहा है। यूपी पीसीएस हर साल इसका पीसीएस का नोटिफिकेशन निकलता है। आरएएस का, हरियाणा पीसीएस का, मध्य प्रदेश पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का, ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं हर साल इनका नोटिफिकेशन आता है। और इनमें जो एज लिमिट रहती है वो आपकी 40 ईयर्स तक की रह सकती है रहती है। तो वंस यू हैव रीच 30, हताश ना हो, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें और अपनी जॉब सिक्योर करें। और देखिए स्टेट गवर्नमेंट में भी
अगर आप ग्रुप ए की भाई पीसीएस लेवल की आप नहीं कर पा रहे हैं तैयारी, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो और भी रिक्रूटमेंट्स हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, जो रिक्रूटमेंट्स वो लोग निकालते रहते हैं, और वो भी अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो एक एग्ज़ाम होता है यूपी पीसीएस आरओ। ये बहुत ही अच्छा अच्छे पे स्केल का, अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है, और इसकी पोस्टिंग भी जो है वो लखनऊ में ही रहती है या इलाहाबाद रहती है। तो इन अगर आप इस रीजन को बिलोंग करते हैं और अपनी होम टाउन में चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। देन यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का कराता है एग्ज़ाम, तो लोअर पीसीएस से भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आपको मिलती हैं। ये पीसीएस का ही एक स्टैंडर्ड कम ले लीजिए बस पीसीएस से, नहीं तो इसका भी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देन इलाहाबाद हाई कोर्ट को कंसिडर कर लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, लगभग हर साल ये आरओ और क्लर्कल, ये दोनों एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। तो इनके लिए भी एज लिमिट, सभी के लिए, हम एज लिमिट की अगर बात करें तो इन सभी के लिए एज लिमिट जो है वो 30+ ही है। कुछ के लिए 35 है, लाइक आरओ के लिए 35 है, और कुछ के लिए इसमें 40 भी है। ठीक है। और अगर आप राज्य सरकार में हैं, राज्य सरकार में ही किसी आप क्लेरिकल लेवल पर हैं, तो डेफिनेटली आपको +5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पहले जो मैंने बात करी थी वो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एज रिलैक्सेशन की बात करी थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं, किसी सरकारी विभाग में हैं, तो आपको इनके लिए 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलता है। देन आप हाइडल में देख लीजिए। हाइडल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, बेसिकली ये क्लर्क ही होता है, और तो ये भी एक अच्छी जॉब है। या फिर होम गार्ड की भर्तियां निकलती हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो विकल्प बहुत सारे हैं। इसमें एज लिमिट आपकी 40 तक हो जाती है। इन सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, पीसीएस लेवल हो, या फिर ग्रुप बी लेवल हो, या ग्रुप सी लेवल हो इवन, तो आपको एक एडिशनल चीज़ और करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको स्टेट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जिस भी स्टेट का आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको उस स्टेट की जनरल नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। उस स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। उस स्टेट से रिलेटेड जो भी उसकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सब आपको पूरी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट के एग्ज़ाम में उससे स्टेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट। तो आप कोशिश कीजिए कि उस सब्जेक्ट को आप ज़रूर पढ़ें। अब ये तो हो गई थी एग्ज़ाम्स की बात, लेकिन अब बात आती है कि हम और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी स्किल्स इम्प्रूव हों, और हमें नौकरी मिलने में और आसानी हो जाए, या थोड़ा कम कंपटीशन फेस करना पड़े। तो अभी पीछे मैंने जो एक आपको बताया था कि एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, यूपी पीसीएस आरओ। तो उसमें आरओ के लिए तो ठीक है, वो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन एआरओ के लिए वो लोग स्पेशली एक पात्रता मांगते हैं कि आपको ओ लेवल का कोर्स करा हुआ होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ओ लेवल क्या होता है, ओ लेवल एक सर्टिफाइड कोर्स है। एक सर्टिफाइड कोर्स है जिसको ये संस्था, सरकारी संस्था एनआईई एलआईटी कराती है। तो इससे क्या होता है, ये कंप्यूटर लेवल का कोर्स होता है जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज को एनहांस करता है। ठीक है। तो अगर आपने ओ लेवल्स क्लियर करा हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसके एलिजिबल हो। तो इस ओ लेवल को करने से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कम कंपटीशन इसमें फेस करना पड़े। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जो भी आपके किसी जॉब के लिए बेनिफिशियल हो। आप बीएड कर सकते हैं, या मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई कोर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा कम कंपटीशन रहता है, और इजीली आप जॉब अचीव कर सकते हैं। या फिर आप स्किल्स ऐसी टाइपिंग
टाइपिंग की स्किल सीख सकते हैं, जिसमें भाई बहुत से एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो टाइपिंग में भाई आपको 35+ या 40+, या आपको इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी, दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर अपनी स्किल्स को पहले ही इम्प्रूव करके रखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा ईजी होगा और आपका चयन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही आप स्टेनो सीख सकते हैं। स्टेनो का जो है बहुत सी एग्ज़ाम्स रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेनो के लिए एज लिमिट जो है वो 30+ मांगी जाती है। बहुत से राज्य सरकार में ऐसे एग्ज़ाम आते हैं जिनके लिए स्टेनो के लिए 30+ एज लिमिट होती है। तो अगर आप एक बार स्टेनो सीख लेते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई थी एग्ज़ाम की बात कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स टारगेट करने हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने लाइफ को किस तरह से अप्रोच करना है। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है एंड अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं या आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मेरी सलाह ये रहेगी, एडवाइस यही रहेगी कि पहले आप कोई भी एक जॉब सिक्योर कर लें। वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और इट इज़ प्राइवेट, पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि कोई भी एक जॉब सिक्योर कर लें। और जॉब सिक्योर करने के बाद फिर आप धीरे धीरे अपना जो आपकी मेन जो जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं, जो आपकी टारगेट जॉब है, उसके लिए आप प्रयासरत रहें। थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक बात इसमें मैं ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस रहते हैं, ये इनके बहुत सारे कंटेंट्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं आपस में। तो अगर आपने एक बार मैथमेटिक्स पढ़ लिया है एक एग्ज़ाम के लिए, तो वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल डेफ़िनेटली होगा। उसको बार-बार बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम भी देंगे तो वो डेफ़िनेटली कवर हो जाएगा। और मेन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम्स हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारा ईज़िली हो जाएगा। So now let's move to the next slide. So in the end, my advice to all the aspirants is that keep yourself updated and be in touch with the basic concepts. जो concepts आपने एक टाइम पे प्रिपेयर करे थे जब आप नौकरी में गए थे, या फिर अगर नहीं प्रिपेयर करे हैं तो प्रिपेयर करेंगे, तो उनके साथ आप टच बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें और डेली के 2 से 3 घंटे डेफिनेटली डिवोट करें। और स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। खाली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक्चुअली दोनों ही करने पड़ेंगे। और स्मार्ट वर्क इसलिए आपको बेसिक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें पर पहले करनी पड़ेंगी, उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और लर्न करना कभी मत छोड़िए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। एंड बी योरसेल्फ अपडेटेड, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ खुद को अपडेट रखिए। कोई भी एक मैगजीन पकड़ लीजिए या कोई भी एक वेबसाइट ले लीजिए, ठीक है, और उनके साथ जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते रहिए। करंट अफेयर्स ही नहीं, आप जो डेली के इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कोई भी इम्पोर्टेंट डे पड़ रहा है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, उसके बारे में नॉलेज गेन करते रहिए। तो डेफिनेटली आपको उसका फ़र्क अपने एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट होगा। वर्किंग एस्पिरेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। देखिए, आपको करना पड़ेगा। डेली का टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। डेली के आपको 2 से 3 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर टारगेटिंग प्रेस्टिजियस जॉब्स। आप अगर प्रेस्टिजियस जॉब्स को टारगेट कर रहे हो, लाइक पीसीएस लेवल की जॉब्स हो गई, है ना, और अच्छे एएसओ लेवल की जॉब्स हो गई, तो इनके लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है जो डेली के भाई एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स डिवोट कर रहे हैं, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप ये एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकते, आपको 3 से 4 घंटे डेली के निकालने ही निकालने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्रयास करिए, डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव करेंगे। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, क्योंकि अगर आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से, तो आप एग्ज़ाम में कहाँ से
क्योंकि देखिए इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक्चुअली एक बुक को लेके बैठें, उसको पूरा स्टडी करें, देन उसको समझें, एंड देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। इतना टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए जो आपको लगता हो कि अच्छा है, एंड देन उससे आपकी क्या होगी, क्विक लर्निंग होगी। एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बैंक्स हैं वो लगाइए। इससे आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड एट द लास्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द डी डे, बिलीव इन गॉड। और सब कुछ परेशानी भूलकर, मेंटल स्ट्रेस भूलकर अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, एंड सक्सेस विल बी योर्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नई नई जानकारी मिली होगी। जो चीज़ें नहीं भी पता थीं वो चीज़ें पता चली होंगी, और कैसे हम लोग इवन 30+ होने के बावजूद और भी जॉब्स के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, अपनी ड्रीम जॉब्स के लिए हंट कर सकते हैं, ये भी आपको पता चला होगा। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती इस वजह से हम लोग उनके लिए प्रयास नहीं कर पाते। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द राइट जॉब जो आपके लिए बेस्ट हो, जो जिसके लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, उस जॉब को टारगेट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब परीक्षा IQ, क्योंकि इससे हम लोगों को आगे और भी इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल।